हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन, और उसमें हम थार के मरुस्थल पे चर्चा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो थार के मरुस्थल पे अपन चर्चा कर रहे थे उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। चलो ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों, तो बगैर टाइम पास किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम था डेजर्ट ऑफ द थार। ठीक है, तो थार के मरुस्थल पर अपना विभाजन देखा था। थार के मरुस्थल को ठीक है, ये थार का मरुस्थल था, इसको हमने विभाजन देखा था। एक को हमने बोला था शुष्क क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र था वो था शुष्क, और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के वर्षा वाला क्षेत्र था उसका नाम था अर्ध शुष्क। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। अब अपन देखेंगे ये जो शुष्क क्षेत्र हैं इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट के अंदर। ठीक है, एक को बोला गया बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, युक्त क्षेत्र, और दूसरे को बोला गया बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र होगा, जहाँ पर बालू का स्तूप थोड़े बहुत नहीं पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है, अब दूसरा जो क्षेत्र था उसका नाम था अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, कौन कौन से है उसको भी देख लेते हैं। एक तो है जो घग्गर, घग्गर नदी का क्षेत्र, वो घग्गर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र। तीसरा है वो है लूणी नदी का क्षेत्र। चौथा है नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, 4 भाग के अंदर अपन ने डिवाइड किया। अपन देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आप घग्गर नदी का जो क्षेत्र देखोगे ना, ये घग्गर नदी का क्षेत्र है वो यहाँ पर है। ठीक है, घग्गर नदी का क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। फिर आप देखोगे शेखावटी, शेखावटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला जो क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र आता है। ठीक है, फिर आप देखोगे लूणी नदी का अपवा क्षेत्र, यानी कि नागौर से नीचे की तरफ जो लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है वो लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है यहाँ पर है। ये वाला जो क्षेत्र है ना इसे बोलते हैं लूणी नदी का अपवा क्षेत्र। और नागौर उच्च भूमि क्षेत्र आप देखोगे, नागौर उच्च भूमि क्षेत्र मैं आपको ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ। ये जो नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है, ठीक है, ये आप देखोगे। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, जो राजस्थान का मरुस्थल था इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, और इसके अंदर एक को जो 25 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाला क्षेत्र था उसे अपन ने बोला शुष्क, क्योंकि शुष्क इसलिए बोला कि वहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, वो सूखा क्षेत्र है इसलिए शुष्क क्षेत्र है। और दूसरा था जहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा होती है उसे अपन ने बोला अर्ध शुष्क क्षेत्र। इस अर्ध शुष्क जो क्षेत्र आता है इसको हमने 4 भाग के अंदर विभाजित किया। 4 भाग का मतलब होता है एक घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, दूसरा शेखावटी जो क्षेत्र है उस शेखावटी क्षेत्र को, तीसरा लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, चौथा नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र। ये तो हमने अर्ध शुष्क को बांटा। जो शुष्क था उसे अपन ने 2 भाग के अंदर डिवाइड किया। एक तो था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक था बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। युक्त का मतलब जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और दूसरा मुक्त का मतलब जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना अगर समझ में आया तो बोलो यस। अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन देखेंगे जो शुष्क क्षेत्र था
तो सर्वप्रथम अपन शुष्क क्षेत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुष्क क्षेत्र के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। शुष्क क्षेत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अगर कभी कभार क्या करता है, इसके परसेंटेज भी पूछ लेता नहीं है, लेकिन एक बार आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो या तो 40-60 थोड़ा याद रखो। अगर एग्जैक्ट आपको पता लगाना है तो 41.5, ठीक है। ये 40 से डेढ़ ऊपर है, 40 से डेढ़ ऊपर है, तो अपने को आइडिया क्या है 40-60 का, ठीक है। तो 40 से डेढ़ ऊपर है तो 60 से डेढ़ क्या होगा, कम होगा, यानी कि 58.5%, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, ठीक है। एक मिनट, मैंने आपको यहाँ से ये याद रख लेना, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो है 58.5% क्षेत्र, जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और मुक्त क्षेत्र का मतलब थोड़े बहुत पठारी पर्वत हैं, उसे अपन बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। शुष्क क्षेत्र को अपने दो भागों में विभाजित किया। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जहाँ पे 58.5% है, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जहाँ पे 41.5% जो एरिया है वो कवर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपने पढ़ा। फिर अपन देखेंगे ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, इनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, युक्त क्षेत्र कितना है परसेंटेज में, अपन ने पढ़ा 58.5%। जो 58.5% किसका है, ये जो शुष्क क्षेत्र था उस शुष्क क्षेत्र का 58.5% है, ना कि राजस्थान का। राजस्थान का मत पढ़ना, शुष्क क्षेत्र का 58.5% है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है। अपन अगर देखा जाए, मैं आपको राजस्थान के मैप पर भी बता दूं, ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और ये कहाँ पर आया हुआ है, ये राजस्थान का मैप था, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, ठीक है। ये हमारा शुष्क क्षेत्र था। इस शुष्क क्षेत्र के ऊपर आप देखोगे ना तो थोड़े बहुत ये पठार पर्वत, मतलब थोड़ा बहुत पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है। उस पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको छोड़कर जो ये वाला एरिया है उसे बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाएंगे। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वहीं पर बालू की ज़्यादा स्थिति है, यानी कि रेत के टीले वगैरह वो वहाँ पर अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र है कौन कौन से जिलों के अंदर आता है उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हैं ये राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप देखोगे इसके मैप के अनुसार भी देख सकते हो। देखो जैसलमेर लगभग पूरा है, जैसलमेर का क्षेत्र है। दूसरा बीकानेर का क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे जो चुरू है, चुरू जिला, चुरू जिले का अपन देख सकते हैं कि लगभग आधा भाग आता है, ठीक है। बाड़मेर, बाड़मेर जिले का अपन देखेंगे तो वो भी आधा क्षेत्र आता है, ठीक है। बाड़मेर क्षेत्र जो जिला है उसका आधा क्षेत्र लगभग इस क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। फिर अपन नागौर का भी कुछ हिस्सा आता है, तो नागौर का लगभग 1/3 हिस्सा इस क्षेत्र के अंदर आता है। और जोधपुर मारवाड़ प्रदेश है, उस जोधपुर का भी लगभग
2/3 हिस्सा इस क्षेत्र के अंदर आता है। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो किन किन जिलों में स्थित है, ये भी आपको स्थिति पता होनी चाहिए। तो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर और जोधपुर के अंदर, ठीक है, और बीकानेर तो है ही। तो ये हो गया राजस्थान के अंदर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, अपन बार बार बोल रहे हैं बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ये क्या चीज़ें होती हैं, तो अपन बालू का स्तूप के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बालू का स्तूप क्या होते हैं, ठीक है, बालू का स्तूप के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बालू का स्तूप, अपन बालू का स्तूप के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं उसके अपन देखेंगे। देखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, ठीक है, उसे अपन याद रखना। अब देखना, ये जो धोरे होते हैं, जैसे अपन दरियन बोलते हैं, यानी कि रेत के टीले बोलते हैं, टिब्बे बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, ये बनते कैसे हैं। इनमें जो मेन कार्य होता है ना, वो होता है हवा का, यानी कि एयर का, यानी कि विंड का जो कार्य होता है, वो ही इन धोरों की स्थिति और स्थलाकृति को बदलता रहता है, ठीक है। तो हवा का मुख्य कार्य है। अब देखो, मान लीजिए जो रेत पड़ी है, ये मान लीजिए रेत है, ठीक है, ये रेत है। ये जो रेत है, अगर हवा इस रेत के समांतर चलती है, ठीक है, तो मैं आपको एयर की डायरेक्शन बता दूं, ये जो हवा है इस रेत के समांतर चल रही है, ये जो है ना वो एयर है, यानी कि विंड की डायरेक्शन है, यानी कि जो हवा की दशा है वो आप देखोगे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर इस हवा की दिशा के समांतर क्या हो, रेत के टीले हो, ठीक है, हवा की दिशा के समांतर, यानी कि जिस साइड में हवा चलती है उस साइड में रेत के टीले बनते जाएंगे और बिल्कुल वो समांतर बनेंगे, यानी कि एक ही लाइन के अंदर अगर समांतर टीले बन रहे हैं, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं बालू का स्तूप की एक आकृति। और उस बालू का स्तूप की आकृति का नाम होगा, आप याद रखोगे, जो हवा की दिशा के समांतर बने, उन बालू का स्तूप की आकृति का जो नाम होगा उसे अपन कहेंगे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ठीक है। जो बालू का स्तूप हवा की दिशा के समांतर अगर बने हुए हैं, यानी कि सीधे सीधे आप देखोगे ना, जब रियल में आप देखने जाओगे ना, तो कभी कभार तो ऐसा होते हैं कि ये जो रेत के टीले हैं ना, वो कई किलोमीटर तक लंबे लंबे एक ही दिशा के अंदर, जो ना बीच में कटे फटे हैं ना कुछ है, यानी कि उस हवा की दिशा के, यानी कि जिस साइड में हवा चली उस साइड में हम चले, ठीक है। रेत के टीले कहते हैं कि हवा तू चल, हम उसी दिशा के अंदर चलेंगे। तो उस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं बालू का स्तूप का। अब कभी कभार क्या है, हर व्यक्ति जो समांतर चलने वाले तो होंगे नहीं, कुछ अगर व्यक्तियों की अगर पर्सनालिटी देखी जाए तो उसमें भी कुछ आइडियल व्यक्ति होते हैं। तो उसी प्रकार अब कहते हैं हवा तो क्या चलेगी, हवा कहती है मैं ऐसे ही चल रही हूँ, हवा कहती है मैं ऐसे ही चल रही हूँ, मेरी दिशा तो फिक्स है मान लीजिए, ठीक है। अब जो ये बालू का स्तूप है, वो बालू का स्तूप कुछ आइडियल आ जाते हैं और वो बालू का स्तूप ऐसे बनते हैं, यानी कि बिल्कुल समकोण स्थिति में, ठीक है। हवा की दिशा तो है पश्चिम से पूर्व की ओर और बालू का स्तूप खड़े है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हवा की दिशा के समकोण
यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री। अब ऐसा फिक्स नहीं होता है कि 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समकोण स्थिति बोलते हैं, यानी कि इसे अपन वर्टिकल स्थिति भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से बने उसे अपन बोलते हैं, इस प्रकार जो बने ना उसे अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का। एक मिनट, स्लाइड कहाँ गई? ठीक है, मैं एक बार वापस बना देता हूँ। ठीक है, ये जो बालू का स्तूप है वो समकोण यानी कि वर्टिकल रूप से खड़े हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप को अपन कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, तो अपन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, और इसे अपन बोलते हैं एयर यानी कि विंड, और इसकी डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो रेड कलर में है वो है जो मरुस्थल के टिब्बे हैं उनकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो बने ना आकृति उसे अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ। अब अगर देखा जाए जो मुख्यतः विभाजन है वो दो प्रकार ही वैज्ञानिकों ने माना है, एक तो अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य। ठीक है, एक तो बोलता है समांतर चलेंगे, एक बोलते हैं हम आइडियल रहेंगे। लेकिन अब जो अनुप्रस्थ वाला है ना ये अपनी और आकृतियां चेंज करता है, यानी कि अनुप्रस्थ कहता है मैं तो सीधा रहूंगा नहीं, अगर तुम्हारी हवा की दिशा में मैं पहले भी आइडियल था अब भी आइडियल हूँगा, लेकिन मेरी आकृतियां मैं चेंज करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ये अपनी आकृतियां क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है ये अपनी आकृतियां क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ वाले ये अलग अलग आकार में पाए जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो अनुप्रस्थ वाला है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इनके ही आगे और प्रकार है। ठीक है, अब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उससे क्या क्या स्थितियां बनती हैं। अब देखना, एक हवा चल रही है, ये एयर यानी कि विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा है। ठीक है, अब ये बोलता है कि अनुप्रस्थ का मतलब क्या हुआ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है बिल्कुल समकोणीय स्थिति। ये जो स्थिति है ना इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, ये अनुप्रस्थ स्थिति है। ठीक है, अब आप देखोगे, अब ये जो है ना इसका एक ऊपरी सिरा है, एक निचला सिरा है, ये इसका ऊपरी, ये इसका निचला, ये इसका ऊपरी, ये इसका निचला। अब ये क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो है तो क्या समकोणीय स्थिति में। ठीक है तो इस एयर डायरेक्शन की क्या है, समकोण है, अभी भी है तो क्या समकोण, लेकिन इसने क्या कर दी, आकृति बदल दी, आकृति अपनी बदल दी। अब देखना एक और खेला करेगा ये वाला। ठीक है, ये हवा वैसे ही अपने, हवा तो कहती है अपन अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बालू का स्तूप है एक और आकृति बदलने वाला है। ठीक है, ये इसकी टेल है ना वो ही बदलती है। ठीक है, ये इनकी टेलें आपस में बदल गई। अब देखना अब ये जो इस प्रकार के जो टीले बने ना इनके अलग अलग नाम दिए गए।
अब ये जो आकृति बनी ये वाली, ठीक है, इस आकृति को बोला गया बरखान, बरखान, ठीक है। लेकिन जो ये आकृति बनी, इस आकृति को हमने बोला परवलय आकृति, ठीक है। तो ये दो प्रकार के अपन ने देखे। क्या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप से जो दो प्रकार की आकृतियां बनती हैं उसे अपन एक ने बोला, एक को बोला परवलय, यानी कि ये पैराबोलिक शेप होता है। जब मैथ आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर एक शेप आता है जिसका बोलते हैं पैराबोलिक शेप, ठीक है। तो ये पैराबोलिक शेप की आकृति होती है, इसलिए इसे परवलय की आकृति बोला गया। और दूसरी जो आकृति उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है उसे अपन ने बरखान कहा, ठीक है। तो हवा की दिशा के जो समकोण स्थिति में जो बालू का स्तूप बने उसकी हमने स्थितियाँ देखी, एक तो परवलय का और एक बरखान, ठीक है। कहते हैं कि बरखान सर्वाधिक विनाशी होता है। क्या होता है? बरखान जो है ना ये सर्वाधिक विनाशी है। अब देखो विनाशी का मतलब ये मतलब को समझना कि ये सुनामी है एक तरह की। विनाशी का मतलब होता है इसी ये जो आकृति है ना उसका कुछ पता नहीं है, इसका मतलब किस समय चेंज हो जाए उसका कोई निश्चित ना तो समय है ना कुछ अंतराल है। आज हमने देखा लेकिन कल गए तो वो वहाँ से बालू का स्तूप गायब। इसका मतलब विनाशी का मतलब वो अपनी स्थिति को चेंज करता है, यानी कि जब चेंज करेगा स्थिति को तो वो क्या करेगा, मरुस्थलीय प्रसार का, मरुस्थलीय प्रसार का, प्रसार का महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या बनेगा, कारण बनेगा, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति को ही संभाल नहीं सकता यानी कि वो विनाशी है। आज अपन मिल के आए लेकिन कल वो बदल जाए तो इसका वो ऐसा ही है बरखान। तो बरखान क्या करता है, अपनी अपनी स्थिति को चेंज करता रहता है, तो ये बरखान कहलाया, ठीक है। तो अपन ने ये जो बरखान और परवलय का किसकी जो भाग है वो अपन कहेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के भाग हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बालू का स्तूप का और प्रकार आते हैं उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखोगे जो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप का एक और प्रकार आता है, बालू का स्तूप का एक और प्रकार आता है, उसे अपन कहते हैं तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा बालू का स्तूप, ठीक है। ये कोई बालू का स्तूप के प्रकार में से नहीं है लेकिन बालू का स्तूप का प्रकार कहलाता है। इसमें क्या करती है, हवा दगाबाजी कर देती है। इसमें क्या करती है, हवा दगाबाजी करती है। देखो यहाँ पे मान लीजिए ये रेत है, सैंड पड़ी है जिसे अपन बोलते हैं रेत के टीलों की रेत है, ठीक है, ये रेत पड़ी है। अब देखो इसमें क्या खेल होगा, जो हवा है उसकी डायरेक्शन एक तो इधर से आई, एक हवा ने पलटा मारा थोड़ी देर में ऐसे बन गया, एक हवा ने पलटा मारा ऐसे बन गया, ठीक है। अब हवा ने अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज की, एक नंबर 1 घंटा ऐसे चली, 1 घंटा ऐसे चली, 1 घंटा ऐसे चली, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो रेत थी उस रेत को ऐसे सड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो रेत पड़ी थी उस रेत को ऐसे सड़ा दिया। जो अगले 1 घंटे चली उसने इस रेत को ऐसे सड़ा दिया, ठीक है। जो ये वाली हवा चल रही थी इसने इस रेत को ऐसे सड़ा दिया। जो यहाँ से एयर चली, ये वाली डायरेक्शन की थी ना, उसने 1 घंटे ऐसे हवा चलेगी, ठीक है। तो आप देखोगे ना ये 3 तरफ से अलग अलग प्रकार से, ये देखो ऐसे
ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये 3 दिशाओं से, अलग अलग दिशाओं से हवा चली तो इसने क्या बना दी, स्टार। यानी कि आप देखोगे ना अगर, तो ये वाला पूरा पूरा स्टार बनता है, ठीक है। ये स्टार नुमा आकृति बन जाती है। और स्टार को ही क्या बोलते हैं, स्टार को ही क्या बोलते हैं, तारानुमा आकृति। ये जो स्टार शेप की आकृति है वही तारानुमा आकृति कहलाती है, ठीक है। तो तारानुमा आकृति के बारे में आप समझ गए होंगे कि तारानुमा आकृति के बालू का स्तूप कैसे बनते हैं। इसमें हवा ही दगाबाजी करती है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट शेप है जिसका नाम है शीफ बालू का स्तूप। ठीक है, सीप बालू का स्तूप। अब ये जो सीप वाले बालू का स्तूप है ना, इसमें क्या होता है, आप देखोगे सीप प्रकार के बालू का स्तूप, ये वो अनुप्रस्थ वाला ही पार्ट है। ये मान लीजिए बरखान था या फिर पैराबोलिक शेप, इसे आप कोई भी कह सकते हो, ठीक है। चाहे बरखान कहो, बरखान में जबकि हवा ऐसे चलती है और पैराबोलिक शेप में हवा ऐसे से, ये पैराबोलिक शेप है और ये बरखान का शेप, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो शेप था, ये आकृति थी, इस आकृति से क्या होता है, इस आकृति की जो एक टेल होता है ना, एक टेल वो कुछ ऐसा लंबा हो जाता है, ठीक है। एक टेल ऐसा लंबा हो जाता है, यानी कि ये वाला जो टेल था वो क्या होगा, लंबा हो गया, ठीक है। एक दिशा से हवा की जो असमांतर, एक साइड से हवा ज़्यादा आई, दूसरी साइड से हवा कम आने लगी, ठीक है। यानी कि ये भी हवा की प्रवृत्ति है। यानी कि यहाँ से अगर देखोगे तो 50 सेंटीमीटर, जो 50 किलोमीटर प्रति आवर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ पर है ना वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवा चल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसने तो इसको ज़्यादा खिसका लिया और इस साइड में ये वैसे ही रह गया, तो ये आकृति बन गई इस टाइप की, ठीक है। इस आकृति को ही बोलते हैं क्या, शीप की आकृति, ठीक है। यही तो बोलते हैं शीप की आकृति के स्तूप, ठीक है। तो अपन ने ये पैराबोलिक से ही बनता है, तो अपन ने देख लिया ये शीप आकृति। एक दूसरी आकृति बनती है जो अपन नेक्स्ट है, उस आकृति का नाम है सफ्र काफीस। कोई काफीस कहते हैं, कोई काबीज कहते हैं, जो भी कहो आप, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सब जाए भाड़ में, ठीक है। सफ्र काफीस। अब सफ्र काफीस क्या होता, आप अगर देखो, मैं तो मरुस्थल क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप अगर देखोगे ना मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर, तो एक क्या होता है, पेड़ होता है, कुछ शायद पेड़ कहो और शायद आप झाड़ी क्षेत्र कहो, ठीक है। या तो झाड़ी या पेड़। इस पेड़ ने क्या कर दी, इस पेड़ ने एक गलती कर दी, ये मरुस्थल क्षेत्र के अंदर उपज, इसकी जो उपज है वो मरुस्थल क्षेत्र के अंदर हो गई, ठीक है। अब पेड़ की एक खासियत है, पेड़ क्या करेगा, यह अवरोध करेगा उस हवा जो मिट्टी को ले जा रही है, किसका करेगा, हवा का। वो क्या कहता है कि मैं जिस एरिया के अंदर खड़ा हूँ, पेड़ कहता है कि मैं जिस एरिया के अंदर खड़ा हूँ उस एरिया से आप रेत का एक कंकर भी नहीं ले जा सकते। तो हवा बोलती है क्या करेगा, तो ये पेड़ कहता है मैं उसको रोक दूंगा, ठीक है। तो पेड़ के आसपास आप देखोगे ना, तो पेड़ के आसपास जब एयर चलती है
ये एयर यहाँ से रेत के कण को ले जा रही थी, ठीक है, रेत के कण को ऐसे ले जा रही थी, ठीक है, ये ले जा रही थी। इस पेड़ ने बोला कि अपने एक ही है, जिस एरिया के अंदर खड़े हैं वहाँ पर थाली के अंदर छेद नहीं करेंगे। तो इस पेड़ और झाड़ी भी कहती हैं मैं भी इसी प्रजाति की हूँ, पेड़ की प्रजाति की हूँ मैं, तो मैं भी क्या करूँगी, इन रेत को तो नहीं ले जाने दूंगी। तो ये क्या करते हैं, इस पेड़ों के आसपास उस रेत को जमा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आकृति बनती है ना, इसे ही बोलते हैं क्या, सफ्र काफीस, सफ्र काफीस आकृति, ठीक है, ये बोलते हैं सफ्र काफीस आकृति। तो ठीक है, और अगर देखा जाए इस झाड़ी के पीछे, जो झाड़ी है ना, इसके पीछे बनने वाले चारों ओर बालू का स्तूप होते हैं ना, ये कभी कभार इनको नेबखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेबखा। नेबखा भी कहते हैं, कभी कभार इसको नेबखा भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो झाड़ी है, इस झाड़ी के पीछे जो ये बालू का स्तूप की आकृति है ना, स्तूप की आकृति को नेबखा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे चर्चा जारी रहेगी, ठीक है। तो आज अपन ने बालू का स्तूप के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आप करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।